सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ 5वां, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। और इसके रचनाकार जो है तो सुनील शास्त्री जी है। तो यह एक संस्मरण पाठ जो है तो हम देख रहे हैं। जो सुनील शास्त्री जी है तो उनकी अपने बाबूजी से जुड़ी जो यादें हैं तो वह इस संस्मरण में दी हुई है। तो हम देखते हैं कि जो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी है तो उस गाड़ी के साथ लेखक की किस तरह से यादें यह जुड़ी हुई है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जो है तो किस तरह से ईमानदार थे और उनका स्वभाव जो था तो यह अपने बच्चों को समझाने का उनका जो तरीका है तो बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को जो सरकारी गाड़ी है तो वह हम निजी प्रयोग के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यह किस तरह से उन्होंने समझा दिया है, यह इसका उदाहरण हमने देखा है। अब अलग अलग उदाहरण जो लेखक को अपने पिताजी के साथ जो जुड़ी हुई यादें हैं वह इस संस्मरण में दी हुई है। अब आगे देखो। आपसे यह बात शान के तरह नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूटर स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी में आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। तो अब लेखक जो है तो अपने लेखक की शादी हो गई है, बच्चे हैं और वह भी स्कूल में जाते हैं। तो फिर से लेखक को वह दिन याद आते हैं और लेखक कहता है कि मेरे पास भी आज एक क्या है, राजनीति में आने के बाद राजनीति में मैंने वह जो मेरी नौकरी थी बैंक की तो वह छोड़ दी, और जब मैं राजनीति में आया तो सरकारी मुझे भी मेरे पास क्या है, अब आज गाड़ी है, मगर इसका दुरुपयोग मैं कभी कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि बचपन में ही जो पिताजी ने सिखाया है कि सरकारी चीज़ों का उपयोग हम खुद के निजी जीवन के लिए हमें नहीं करना चाहिए, तो वह हिम्मत मुझ में नहीं है। मगर जो मेरे बच्चे हैं तो वह छोटे छोटे हैं, अभी स्कूल जाते हैं, तो उन्हें कभी साइकिल से भेजता हूँ, तो कभी जब बरसात होती है तो मैं रिक्शे से उन्हें भेजता हूँ। तो वह मुझसे सवाल करते हैं कि दूसरे जो बच्चे हैं तो वह सरकारी गाड़ी में आते हैं, मगर आप हमें कभी भी गाड़ी में लेकर नहीं जाते हो। तो लेखक कहता है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ईमानदारी क्या होती है और सरकारी चीज़ों का हम निजी उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मगर यह बातें मैं सिर्फ आपको कि मेरे पिताजी कितने महान थे यह बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वह बातें मैं याद करता हूँ तो अपने आप मुझे मेरे मन में पिताजी के लिए जो जगह है तो वह फिर से वह याद आने से मैं अच्छी तरह से उन जो भी सरकारी दुरुपयोग होते हैं तो फिर से मेरी यह यादें तरोताज़ा होने के बाद मैं उनका दुरुपयोग कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बच्चों को किस तरह से समझाऊँ, यह ऐसे समय में कभी कभी मुझे भी
समझ में नहीं आता है, मगर जो मैंने पिताजी के साथ समय बिताया तो वह सारी यादें मुझे आज भी तरोताज़ा कर देती है। अब आगे देखो। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन कौन उसे कितना सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैं स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से। वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा न। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इसके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील, तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। तो यहाँ पर लेखक की जो यादें जुड़ी हुई है, तो लेखक कहते हैं कि जो बचपन के दिन थे तो वह बहुत ही हसीन पल थे, और जो उनके पिताजी के साथ यादें जुड़ी थी तो वह भी बहुत ही अच्छी थी। तो एक दिन जो लेखक के बाबूजी है लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वह लेखक से कहते हैं कि मेरा जो कपाट है, अलमारी जो है, तो वह बेतितर यानी जो कपड़े हैं तो थोड़े नीचे ऊपर हो गए हैं, घड़ियाँ उसकी निकल गई है, तो वह कपाट ठीक से तुम लगा दो और मेरा कमरा भी थोड़ा ठीक ठाक संवर कर रखो। तो इस तरह से जब पिताजी लेखक से कहते हैं तो पिताजी के सारे काम करने में लेखक को बहुत अच्छा लगता था। एक तरह की होड़ दोनों भाइयों में कि पिताजी किसे ज़्यादा काम बताते हैं। तो होड़ यानी क्या? प्रतियोगिता, जिसे हम स्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं, कि पिताजी किसे ज़्यादा काम बताते हैं और वह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे करे। तो यह बात उन दोनों भाइयों में हमेशा लगी रहती थी। और एक दिन जब पिताजी कहते हैं कि मेरी अलमारी और कमरा ठीक कर दो, तो लेखक स्कूल से आने के बाद झट से वह अलमारी साफ सफाई के लिए लग जाता है और सारे अच्छे कपड़े घड़ियाँ डालकर कपाट में वह रखता है। और जब पिताजी शाम को आकर यह देखते हैं कि कपाट और घर अच्छी तरह से संवरा हुआ है और कपाट में जो कपड़े हैं तो वह कपड़े जब लाल बहादुर शास्त्री जी देखते हैं तो उसमें से कुछ कपड़े उन्हें कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे समय में वह लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटे को कहते हैं कि इसमें से यह अलमारी तो आपने बहुत
अच्छी तरह से लगा दी गई है, मगर कुछ कुर्ते यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लेखक उनसे कहता है कि वह जो फट गए थे कुर्ते इधर से उधर से, तो वह मैंने कपाट में लगाए नहीं है, वह मैंने क्या किए हैं, अम्मा के पास दे दिए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी लेखक से कहने लगते हैं कि यह कौन सा महीना चल रहा है। तो लेखक जवाब में कहते हैं कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि नवंबर में क्या होती है, ठंड पड़ने लगती है, और ठंड पड़ने के कारण मैं क्या करता हूँ, ऊपर से कोट पहनता हूँ, तो वह कपड़े फिर से काम आ सकते हैं। फटे हुए कपड़े हैं, मगर वह अंदर से, ऊपर से मैं कोट पहन लूँगा तो वह फटे हुए कपड़े दिखाई देने वाले हैं क्या, नहीं दिखाई देने वाले। और वह सारे जो कपड़े हैं तो सूती होने के कारण, खादी होने के कारण, और खादी का कपड़ा बनाने में बहुत अधिक मात्रा में कारीगरों को मेहनत लगती है, तो इसका एक एक सूत हमें काम आना चाहिए। इसीलिए वह फटे हुए कपड़े होने के बावजूद भी ऊपर से वह कोट पहन लेते हैं। यानी 3-4 महीने आराम से, सर्दी के जितने दिन है तो वह आराम से वह जा सकते हैं। और यह बात जब लेखक सुनते हैं तो किस तरह से रहन सहन है लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो उस पर वह गौर करने लगते हैं। और एक दिन जब यह कपड़े अधिक मात्रा में फट जाते हैं और ठंड के दिन चले जाते हैं, तो फटे हुए कपड़ों के रुमाल बनाने के लिए अम्मा से एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पत्नी से कहते हैं, यह कपड़े जो फटे हैं तो इनके क्या बनाओ, रुमाल बनाओ। और वह रुमाल भी उन कपड़ों के यूज़ करते हैं। तो यह लेखक अपने पिताजी का जो स्वभाव है, तो वह बच्चों को यह इस तरह से करो, खादी का यदि वह महत्व बताते तो इतने अच्छी तरीके से लेखक खादी का महत्व नहीं समझ पाते। मगर उनका व्यक्तित्व ही, लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वह आकर्षक, सामने वाले व्यक्ति को वह बिना बोले ही वह अपने आप वह उनकी बातें मानने के लिए निछावर हो जाता है, और लेखक को खादी का महत्व समझ में आ जाता है। अब आगे देखो, अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाए में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ ना कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची, और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहागन वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहने से के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उनके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है। इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था,
लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, वह तो है। हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे। दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से। तो अब अम्मा के साथ जो जुड़ी हुई यादें हैं, तो वह यादें लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी हुई थी, और शादी में जो दुल्हन होती है तो हर एक दुल्हन को शादी में सोने के गहने दिए जाते हैं। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी है तो उन्हें भी 5 ग्राम के सोने के गहने आए थे। और फिर विदा करते समय जो मुँह दिखाई का कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत सारे रिश्तेदार आए थे और उन्होंने कुछ ना कुछ उन्हें सोने का दिया था। तो एक दिन उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री है तो वह बहादुरगंज के मकान में रहते थे, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी है तो उनका जो भाई है तो उन्हें किसी बिजनेस में घाटा हो जाता है, काम धंधे में घाटा हो जाता है, और फिर रुपए देने की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री पर आ जाती है। तो अपने भाई से वह कुछ भी पूछते नहीं है, और जो उसका देना है, जितना भी घाटा हुआ है और लोगों का देना है, तो वह देना देने के लिए अपने पत्नी से गहनों की, उसके जो शादी में जो गहने आए हुए हैं तो उसकी मांग करते हैं, क्योंकि गहने मोड़कर जो रुपया आएगा तो वह रुपयों की नगद वह भाई का जो देना है देनदारों का, तो वह चुकाना वह चाहते हैं। तो उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी है तो 2 मिनट के लिए वह हिचकिचाती है, क्योंकि वह उसका जो भी शादी में गहने पहनाए जाते हैं स्त्री को, तो वह उसका क्या होता है, स्त्रीधन माना जाता है। तो 2 मिनट के लिए वह हिचकिचाती है और फिर बाद में वह सारे गहने अपने निकाल कर अपने पति को दे देती है, और सिर्फ टीका, नथनी और बिछिया रखती है। तो यह, क्योंकि यह सुहागन वाली निशानियाँ होती है, और यह निशानियाँ जो महिलाएं होती है तो वह अपने से अलग नहीं करती है शादी के बाद। तो इतने ही गहने रखकर वह सारे गहने अपने पति को दे देती है, और उसके बाद जो उनके भाई को नुकसान हुआ है तो वो उसका कर्जा चुकाने के लिए वह सारे गहने मोड़ तोड़कर उन्हें पैसे दे देते हैं, और उसके बारे में कभी भी अपने भाई के साथ वह चर्चा बाद में नहीं करते हैं। मगर उस दिन रात को लाल बहादुर शास्त्री सो नहीं पाते हैं, और फिर दूसरे दिन अपने पत्नी से वह कहने लगते हैं कि यदि तुम्हारे मायके में या यहाँ पर किसी ने पूछा कि तुम्हारे गहने कहाँ गए तो आप क्या जवाब दोगे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी है तो वह कहने लगती है कि मैं उन्हें बता दूंगी कि गांधी जी के अनुसार जो वह कहते हैं कि हमारा रहन सहन सादा होना चाहिए, तो इसीलिए मैं गहने पहनना छोड़ दिया है मैंने, इस तरह से मैं कह दूंगी। इस तरह से दोनों में बातचीत होती है। तब लाल बहादुर शास्त्री अपने पत्नी से कहने लगते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाता, मगर तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। मैं तुम्हें कुछ गहने कर तो नहीं सका, मगर जो गहने तुम्हारे पास है वह भी मैंने ले लिए हैं। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी कहने लगती है कि मेरा जो गहना है वह कौन है, आप हो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को वह अपना गहना समझती है, और वह कहती है कि आपको सुख देना ही मेरा काम है। इस तरह से वह कहती है, और सच्ची गहना मेरा आप ही हो। तो यहाँ पर जो लेखक है
लेखक के पिताजी जो लाल बहादुर शास्त्री है तो वह चिंता मुक्त हो जाते हैं और उनका जो सादगी भरा जीवन है तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर यह जो पाठ है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इससे लिया गया है। तो यह पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर भी वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। तो धन्यवाद छात्रों।